हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना, विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ। आज मैं आपके सामने भारतीय कला दर्शन से फिलॉसफी ऑफ आर्ट से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ। आपको अगर अच्छे लगें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल हिट करना ना भूलें ताकि मुझे मेरे आगे के लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। थैंक यू। हम बात करेंगे आज भारतीय दर्शन क्या है, सौंदर्य क्या है और सौंदर्य के स्रोत, उद्भव, विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दर्शन क्या है। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है, लेकिन दोनों शब्दों में, फिलॉसफी में, दर्शन में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर सबसे पहले हम इंग्लिश के फिलॉसफी शब्द की बात करें तो फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, स्नेह और सोफिया का अर्थ, सोफिया ज्ञान की देवी हैं तो सोफिया का अर्थ है ज्ञान। तो फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम, हमें ज्ञान से प्रेम करना है। हिंदी भाषा में अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन संस्कृत की दृष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन हमें चीज़ों से देखने का नज़रिया प्रदान करता है। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना दर्शन है। लेकिन भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ नेत्रों से देखना मात्र नहीं है, वरन दर्शन का अर्थ है अपने अंतर्मन के नेत्र से देखना, चीज़ों को गहनता से पढ़ना, उसको डीपली, सूक्ष्म रूप से उसका मनन करना, समझना और फिर उसका वर्णन करना। मानव हृदय में सौंदर्य का आकर्षण तो जन्म लेने के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। एक नन्हा शिशु भी जब जन्म लेता है तो वे अपने रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर, चमकते प्रकाश को देखकर किलकारियाँ मारता है। हमारी प्रकृति तो सौंदर्य से ओतप्रोत है। रंग बिरंगे पुष्प, वृक्ष, लहराते खेत, समुद्र की लहरें, गगनचुंबी पर्वतमालाएं, हरी भरी घाटियाँ का भव्य सौंदर्य किसके मन को नहीं हरता। वस्तुतः यूँ कहें कि सुंदर वस्तु में एक दिव्य या अलौकिक आकर्षण होता है जो मानव को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सौंदर्य संपूर्ण, जड़, चेतन सभी में है, सभी स्थानों पर हमें पाया जाता है। सौंदर्य की सीमा अनंत है। सौंदर्य का सीधा संबंध हमारे नेत्रों से है, हमारे नेत्रों से किया जाने वाला अनुभव है। नेत्रों द्वारा ही हम जान पाते हैं कि अमुक वस्तु सुंदर है और अमुक नहीं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का स्रोत, उसका मूल आधार हमारे काव्य शास्त्र हैं। शब्दों के माध्यम से सौंदर्य का सूक्ष्म विवरण जो है वो काव्य शास्त्र में उपलब्ध है, साहित्य में ही उपलब्ध है, कहीं और उपलब्ध नहीं है, ना संभव है उतना सूक्ष्म अध्ययन। पश्चिम जगत में सौंदर्य के जिस स्वरूप का, हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स सौंदर्य के जिस स्वरूप का आज वर्णन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन मनन कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, उस सब का अध्ययन तो हमारे प्राचीन विद्वान बहुत पहले ही, आदिकाल में ही, वेदकाल में ही पूरा कर चुके थे। रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, नाट्यशास्त्र, रस, ये सब सौंदर्य की लगातार खोज का ही प्रमाण है। इन्हीं सब के द्वारा हमारे फिलोसफर्स ने सौंदर्य खोजा है और सौंदर्य पर चर्चा की है विस्तृत। अगर हम सौंदर्य पर वेद काल की बात करें तो वेद काल से ही सौंदर्य के लिए कल्याण, चारु, अद्भुत जैसे शब्दों का, प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है।
परंतु सौंदर्य की विस्तार से चर्चा नहीं है, व्याख्या नहीं है। उपनिषदों में भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आधार पर सौंदर्य की चर्चा की गई है। उसमें सौंदर्य को केवल ईश्वर से ही जोड़ा गया है। ईश्वर संहिता में कहा भी गया है कि सौंदर्य और लावण्य से पूर्व आकृति, सौंदर्य और लावण्य से पूर्ण आकृति आनंददायी होती है। भारतीय सौंदर्य चेतना के आदि कवि वाल्मीकि ने सौंदर्य को तो बहुत ही स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। वो बहुत जागरूक अवस्था में थे सौंदर्य को लेकर। अतः वाल्मीकि रामायण में सौंदर्य भावना की बहुत स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। वाल्मीकि जी ने सौंदर्य के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को उजागर किया है, उद्घाटित किया है। कवि ने रम्य, रमणीय, शुभ, शोभन, अभिराम जैसे सौंदर्य के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके वास्तविक सौंदर्य की सृष्टि की है। उन्होंने पुरुष के सौंदर्य में आत्मिक आंतरिक तेज और नारी के सौंदर्य में कमनीयता, सुकुमारता, लावण्यता को महत्व प्रदान किया है। और रामायण में बहुत सारे कांड हैं, लेकिन उसमें एक कांड सुंदर कांड है जो इसी बात का संकेत देता है कि यह सब कांडों में सर्वाधिक सुंदर है। जिस समय समाज में विविध कथाओं का विकास हो रहा था, उसी समय भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह समय ईसा बाद 5वीं-6वीं शताब्दी का माना जाता है। इस ग्रंथ में काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, रंगमंच, स्थापत्य एवं चित्र आदि विभिन्न कलाओं का विशद वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ के बाद हमारा संबंध भावनाओं के साथ जुड़ गया, भावनाओं के संप्रेक्षण के साथ जुड़ गया। अब कला को एक नई परिभाषा मिल गई, जिसमें छंद, लय, कुशलता, इंद्रिय सुख के साथ साथ भावनाएं भी जुड़ गईं, जो विकसित कलाओं के लिए शक्ति बन गई, प्राणघाट बन गई। और सौंदर्य तो वही है जिसका हम आस्वादन ले सकें, जिसके द्वारा हम एक आनंद को प्राप्त कर सकें। इसीलिए अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, साधारणीकरण जैसे विभिन्न परिभाषाओं ने जन्म लिया, विभिन्न बातों ने जन्म लिया। और इन सब में ही सौंदर्य की उत्पत्ति, रस की पराकाष्ठा खोजी गई। भारतीय शास्त्रों में कलाकार और कला रसिक की दृष्टि से वात्स्यायन जी के कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र और नग्नजीत द्वारा रचित चित्र लक्षण ग्रंथ का बहुत महत्व है। वात्स्यायन के कामसूत्र की एक टीका यशोधर पंडित जी ने जयपुर में 11वीं शताब्दी में लिखी थी, जिसे जयमंगला के नाम से जाना जाता है, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। और जिसमें 64 कलाओं का वर्णन करते हुए कला के 6 अंगों का भी वर्णन किया गया है। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, और जो चित्र षडंग के नाम से विख्यात हैं, उनके लिए एक श्लोक भी प्रचलित है। श्लोक इस प्रकार है: रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य मणिका भंगम इति चित्र षडंगम। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ये कला के 6 अंग माने गए हैं। और इन्हीं सबके सुंदर सम्मेलन से, सुंदर संयोजन से कला में सौंदर्य की प्राप्ति होती है। संस्कृत कवि भारवी ने नैसर्गिक सौंदर्य को माना है, और साथ ही उन्होंने कवि माघ ने जो कहा है कि सौंदर्य नित्य नवीनता में होता है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। माघ संस्कृत के बहुत बड़े कवि रहे। उन्होंने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध में कहा है, उनका एक श्लोक है: शणे शणे यन्नावुपमेति तदैव रूपम रमणीयताया। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति वस्तु हमें देखने पर पुनः पुनः नवीनता प्रदान करे, जिसे देखने पर हमें बोरियत ना हो, वही सौंदर्य है।
कितनी बार ऐसा होता है, हम किसी वस्तु को आज देखते हैं और कल हम उससे बोर हो जाते हैं, तो उसमें सौंदर्य नहीं है। इन्होंने शाश्वत सौंदर्य को महत्व दिया है। कवि कालिदास, ये भी संस्कृत के महान कवि हैं, इन्हें हम सौंदर्यवादी कवि कह सकते हैं। उन्होंने विभिन्न रूपों में सौंदर्य का निरूपण किया है और उनकी जो सौंदर्य दृष्टि थी वो वस्तुनिष्ठ और भावात्मक, प्रभावात्मक सभी प्रकार की रही। श्री हर्ष ने भी सौंदर्य की अभिनव कल्पना प्रस्तुत की और उन्होंने सौंदर्य को बताने के लिए चंद्रमा और कमल को की उपमाएं दी। उन्होंने कहा कि दिन में जब कमल खिलता है तो चंद्रमा निष्प्रभ हो जाता है और रात में जब चंद्रमा खिलता है, चंद्रमा चमकता है, तो कमल संकुचित हो जाता है। उन्होंने कहा लेकिन सौंदर्य ऐसा है जो ना दिन देखता ना रात देखता, वो हमेशा सौंदर्य ही रहता है। इसी प्रकार पंडित जगन्नाथ जी ने भी सौंदर्य के विरेचन का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में आने वाले बहुत सारे साहित्यकारों, कवियों, दार्शनिकों सभी ने सौंदर्य की अपने अपनी दृष्टि से अपने अपने आत्मगत परिभाषाएं दी। और अगर हम सार रूप में देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सौंदर्य का, भारत में सौंदर्य का रूप आदर्शवादी और भावात्मक रहा है। सौंदर्य ना तो वस्तु में है ना व्यक्ति में है, वह ना वस्तुनिष्ठ है ना आत्मनिष्ठ है, वरन वह बाह्य और अंतः सत्ता के सामंजस्य में स्थित है। अगर हम कला के संदर्भ में सौंदर्य दर्शन की बात करें तो सौंदर्य और कला, कला और सौंदर्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कला शरीर रूप है तो सौंदर्य उसका प्राण है। जिस प्रकार प्राण के बिना, चेतना के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार सौंदर्य के बिना कला व्यर्थ है, बेजान है। विशेष रूप से ललित कलाओं के सृजन का मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति, सौंदर्य का सृजन ही होता है। सौंदर्य का रसपान में आनंद ही आनंद होता है। कलाकार की सौंदर्यमय सर्जना का नाम ही कला है। पर हाँ, कला तभी कला होती है जब उसमें बाह्य सौंदर्य के साथ कलाकार की बौद्धिकता, उसकी भावनाएं भी जुड़ी हों। तो आज हम इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरा कला दर्शन का दूसरा पक्ष सुनेंगे। धन्यवाद।